जय जिनेन्द्र दोस्तों। महासतियों की कथाओं की ट्रेन में आज हम जिनके डब्बे पर चढ़ने वाले हैं और जिनके जीवन का सफर तय करने वाले हैं, उनका नाम है महासती शीलवती। जी हाँ, आइए सुनते हैं महासती शीलवती की जीवन गाथा। अर्धरात्रि का नीरव निष्पद समय, मध्यम प्रकाश में झूलता हुआ सृष्टि पुत्र अजीत सेन का शयन कक्ष, नदी की लहरों को छूकर कक्ष में पहुंचने वाला शीतल समीर, वातावरण को अनहद प्रसन्नता से भर देने वाली रजनीगंधा की भीनी भीनी खुशबू, पूर्ण चंद्र की धवल ज्योत्सना से स्नात हो रहे रेशमी पर्दे और वैभव की कहानी कहने वाले कक्ष की कमरे की हर एक छोटी बड़ी चीज, मखमली शैया पर निश्चिंत सोया हुआ दंपति, सपनों की दुनिया से दूर निद्रा देवी की गोद में बिछी हुई पति पत्नी की कमल पंखुड़ियों सी स्थिर पलकें। ऐसे सुखद वातावरण में शीलवती के कानों पर स्वर लहरियां दस्तक देने लगी। किसी श्रृगाल की कभी रुदन भरी और कभी मोद भरी ध्वनि को सुनकर उसकी नींद भंग हो गई। पशु और पक्षी जगत की भाषा की अध्येत्री शीलवती विचारों की दुनिया में सैर करने लगी। विचार यात्रा से उसका मन चंचल हो गया और मन की चंचलता ने तन को भी चंचल बना दिया। वह बार बार करवटें बदलने लगी। इसी प्रयत्न में अजित सेन की आंख भी खुल गई। शीलवती की अतिरिक्त चंचलता को देख अनेक अनिष्ट कल्पनाएं उनके चित्त के पर्दे पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने लगी। पर अजित सेन ने यथार्थता को जानने के लिए शीलवती से कुछ पूछने की अपेक्षा गुपचुप उसकी सारे क्रियाकलापों पर दृष्टि टिकाना ही अधिक उपयुक्त समझा। इसी निर्णय के साथ वह नींद लेने का अभिनय करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर स्थिर हो गया। नींद की गहरी थपकियों में उसका आनंद बच्चे की तरह निश्चिंत लगने लगा। धीरे से बड़ी सजगता के साथ अपने शरीर को पलंग से अलग करते हुए शीलवती कक्ष से बाहर चली गई। एक क्षण के लिए उसके मन में विकल्प आया कि पतिदेव को सूचित करके ही जाऊं, अन्यथा नींद टूटने पर मुझे न पाकर वे न जाने क्या सोच ले। पर अगले ही क्षण दूसरा विकल्प उठा। पतिदेव अभी गहरी नींद में सो रहे हैं, जगाने से उन्हें कष्ट होगा। उन्हें व्यर्थ का कष्ट क्यों दूं? अभी थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। और इसी चिंतन के साथ वह चुपचाप नदी की ओर बढ़ चली। श्रृगाल का स्वर प्रतिक्षण निकट होता जा रहा था। नदी के तट पर पहुंचकर उसने देखा एक सियार अपने पंजों के नीचे एक मनुष्य शव को दबाए बैठा है। उसकी जंघा में 5 चमचमाते रत्न हैं। उन्हें देख श्रृगाल की आंखें चौंधिया गई है। फलतः उसका स्वर यंत्र विविध रूपों में सक्रिय हो रहा है। शीलवती ने उसकी समस्या को समझा। वह तत्काल नदी के किनारे खड़े मकई के खेत में गई। वहां से उसने 8-10 भुट्टे तोड़े और उन्हें लाकर श्रृगाल के आगे डाल दिया। पके हुए धान की उम्र गंध ने सियार को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया। भूखा सियार जल्दी जल्दी मक्की के भुट्टे निगलने लगा। शीलवती शव के पास पहुंची। जगमगाते 5 रत्नों को उसने अविलंब उठाया और कब्जे में कर लिया। तेज कदमों से चलते हुए वह पुनः घर पहुंची। बड़ी सावधानी से जरा भी आहट किए बिना उसने रूम को खोला। अपने बेड पर निश्चिंत सोए अजित सेन को देख उसकी सांसें जम गई। पूरी सजगता के साथ उसने अपने आप को शैया पर पहुंचा दिया। अजित सेन का नींद लेने का अभिनय अब भी चल रहा था। करीब 2 घंटे के बाद शीलवती को लौटते देख उसे संदेह का सांप सूंघ गया। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि सूर्योदय होते ही वह शीलवती को अपने घर से निकाल देगा।
उसे नहीं चाहिए ऐसी दुश्चरित्रा पत्नी जो रात्रि में न जाने कहां कहां की धूल चाटती फिरती है। शीलवती से बिना कुछ कहे जहर की इस कड़वी घूंट को मौन भाव से पीता हुआ वह व्यग्रता से सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। चिड़ियों की चहचहाट के साथ नव प्रभात का आगमन हुआ। अजित सिंह शैया त्याग कर पिता रत्नाकर के कक्ष में पहुंचा। सदाबहार फूल की तरह खिलने वाले चेहरे पर उभरी रही कठोरता उसके आगमन की विशेष प्रयोजन को खुद ही बता रही थी। शीलवती के विषय में शिकायत करते हुए उसने अपनी बात प्रारंभ की। रात का घटनाक्रम सुनाते हुए उसने पिता के मन पर शीलवती के दुष्चरित्र का चित्र अंकित कर दिया। अनुभवी रत्नाकर ने उसे घर से बाहर निकालने की अपेक्षा पीहर पहुंचाना अधिक उपयुक्त समझा। समाज में अपनी इज्जत को यथावत बनाए रखने के लिए उसे निष्कासन का यही सर्वश्रेष्ठ विकल्प लगा। अजित सेन ने भी पिता के इस चिंतन के साथ अपनी सहमति प्रकट की। शीलवती को पीहर भेजने की तैयारियां होने लगी। इस सारे प्रसंग से कमल की तरह अपने आप को असंप्रत करते हुए अजित सिंह जल्दी ही दुकान पहुंच गया। रात्रि जागरण के कारण शीलवती की नींद सूर्योदय तक भी नहीं टूटी। उसकी आंखें अब भी अवचेतन की यात्रा में खोई हुई थी। प्रातः होते ही दीप से जगमगाते रत्नों को भेंट करते हुए मधुर मुस्कान के साथ स्वामी का अभिवादन करूंगी। इस अनूठे साहस और बुद्धि कौशल के लिए घर के सभी सदस्य भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मुझे आंखों पर चढ़ा लेंगे। स्वप्न की मधुरिम दुनिया के साथ शीलवती के मनोरथ बड़ी तेजी से अपनी कल्पनाओं का पट बुनते जा रहे थे। सूर्योदय हुए 2 घंटे बीत गए। अरुण रश्मियों से स्नात हो शीलवती जागृत हुई। कक्ष में अजित सेन को न देख एक ही क्षण में उसका मन उद्वेलन से भर गया। किसी तरह अपनी खुशी को दबाते हुए वह कमरे से बाहर आई। अजित सेन से मिलने की आतुरता तन की छाया की तरह बराबर उसका पीछा कर रही थी। आंगन में पांव रखते ही उसे सास द्वारा पीहर जाने की सूचना मिली। वह अत्यंत प्रसन्न हुई, पर पीहर की ओर से किसी संदेशवाहक को न देख विकल्पों के जुगनू उसके मन में जगमगाने लगे। कभी पीहर के किसी सदस्य के प्रति और कभी स्वयं के प्रति ही अनिष्ट कल्पनाओं से भरी वह आज जाने क्यों अकारण ही उदास हो रही थी। मायूसी को तोड़ने के लिए वह स्वयं को विभिन्न कार्यों में उलझा रही थी। सभी कार्यों की परिसंपन्नता से पूर्व ही ससुर का आदेश आया, गाड़ी आ गई है, शीघ्र बहू को रवाना करो। सास ने शीलवती को गाड़ी पर जाने के लिए कहा। उसने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और आवश्यक सामान लेकर चलने को उद्यत हुई। अनेक प्रकार के निषेधात्मक विकल्पों के कारण उसका मानस यूं ही खिन्न था। फिर इतने लंबे समय से एक बार भी अजित सेन की झलक न पाकर उसकी खिन्नता और बढ़ गई। आखिर पति को कहने वाली बात किसी और को तो कह नहीं सकती थी। वह भारी मन से गाड़ी में आकर बैठ गई। श्रेष्ठी रत्नाकर के सवार होते ही गाड़ीवान ने गाड़ी बढ़ा दी। तेजी से बैलों को दौड़ाता हुआ वह आधे घंटे में ही उसे नंदनपुर की बाहरी सीमा तक ले आया। कार्तिक माह की सुहावनी धूप और पके हुए धान से भरे लंबे खेतों को देख सृष्टि की आंखें बार बार पथ की ओर उठ रही थी। एक खेत में मूंग के पत्तों से भी अधिक पकी हुई फलियों से लदे पौधे को देख सृष्टि के मुंह से अनायास निकला, इस वर्ष इस खेत का मालिक मालामाल हो जाएगा। पीढ़ियों से चल रही उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अब भर पेट रोटी खाकर सुख की नींद सोएगा। फटे चितड़ों में सर्दी से ठिठुरने की बजाय कंबल ओढ़कर शान से उसका मुकाबला करेगा। अंधेरी और सीलन भरी झोपड़ी को छोड़कर पक्के मकान में वास करेगा। सृष्टि की टिप्पणी सुन शीलवती मौन न रह सकी।
अपनी औत्पत्ति की बुद्धि का द्वार खोलते हुए उसने गाड़ी वाहन को सुनाने के बहाने ससुर से कहा, जी तोड़ मेहनत के उपरांत भी इस खेत का मालिक के साथ भाग्य में दरिद्रता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। मालामाल होना तो बहुत दूर, उसके पेट भराई की व्यवस्था होना भी कठिन है। वह तो सदा की तरह यूं ही भूखा मरेगा। इन गंवार लोगों के कर्म में पसीना बहाना ही लिखा है, पेट भर रोटी खाना नहीं। गाड़ी कुछ आगे बढ़ी कि इतने में सामने से दौड़ता हुआ एक युवक आया। शरीर में लगे बाण उसके क्षत्रिय होने की सूचना दे रहे थे। युवक को देखते ही सेठ बोल पड़ा, कितना महान वीर है, अद्भुत है इसका साहस। युवक के वीरत्व और साहस की गौरव गाथाएं सुन शीलवती को मन ही मन हंसी आ गई। गाड़ी वाहन को संबोधित कर वह प्रकट में बोली, यह तो बिल्कुल कायर और कमजोर व्यक्ति है। ससुर जी ने शायद आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए लग रहा है कि उनकी आंखों के आगे अंधियारी छा रही है। इसलिए जौहरी होकर भी वे आज हीरे और कंकर की परीक्षा में चूक रहे हैं। शीलवती का कथन समाप्त हुआ ही नहीं था कि इतने में सामने एक बरसाती नदी आ गई। नदी में पानी बहुत कम था। सेठ ने उसे पैदल ही पार करना उपयुक्त समझा, क्योंकि गाड़ी से जाने में बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ता। नदी के किनारे पर पहुंचते ही बहू को सावधान करता हुआ रत्नाकर बोला, शीलवते, जूतियों को उतार कर हाथ में ले लो, इनको पहनकर नदी में चलने में कठिनाई होगी। पर शीलवती ससुर के कथन का प्रतिवाद किए बिना पहले की तरह चलती रही। पदचाप के साथ उठती हुई ध्वनि से बिना गर्दन घुमाए ही सेठ को बहू के अविनय की सूचना मिल रही थी। बहू के इन सारे व्यवहारों की उपेक्षा पूर्ण दृष्टि से देखता हुआ सेठ मौन भाव से आगे बढ़ते जा रहा था। नदी का दूसरा छेड़ दिखने में नजदीक जितना लग रहा था, वह उतना नजदीक था नहीं। वह काफी दूर निकला। नदी को पार कर सेठ उस पार पहुंचा। तब तक सूर्य भी अस्ताचल में पहुंचने की तैयारी करने लगा। पश्चिम दिशा सूर्य के स्वागत के लिए अपने आंगन में हल्के गुलाबी और पीले रंग की अल्पनाएं उकेरने लगी। सांझ का झुटपुटा फैलने से पूर्व ही सेठ किसी सुरक्षित स्थान पर रात बिताने की सोचने लगा। कुछ ही समय में बैलों को हाँकता हुआ गाड़ी वाहन भी वहां आ पहुंचा। सामने दिखाई देने वाले शहर में रात बिताने की कह सेठ ने उसे उस ओर बढ़ने का संकेत दिया। शहर की बाहरी सीमा पर ही एक मंदिर आ गया। वह दिखने में भव्य तो नहीं, पर काम चलाऊ अवश्य था। सेठ को वहां रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं लग रही थी। दिन भर की थकावट के बाद शहर में स्थान के लिए इधर उधर घूमने की अपेक्षा उसने रात्रि में वहीं रुकने का निर्णय लिया। सेठ के आदेशानुसार गाड़ी मंदिर के पास रोकने लगा कि इतने में ही शीलवती फिर बोल उठी, अरे क्या मनुष्य जन्म पाकर भी हम नरक में रात बिताएंगे। बहू का यह असहयोगात्मक रुख सेठ को बहुत अखरा। फिर भी उसने व्यर्थ के विवाद में समय बिताने की अपेक्षा शहर में चलना ही श्रेयकर समझा। पर शहर में पहुंचकर भी बहू का वही रुख था। शहर को शमशान से उपमित करते हुए वह वहां से भी रहने के लिए तैयार नहीं हुई। बहू की इस जिद पर सेठ को भी कभी कभी क्रोध उभर रहा था और कभी हंसी आ रही थी। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था। अजित सेन ने तो इसकी चरित्रहीनता का ही जिक्र किया था, पर यह तो सर्वथा बुद्धि विकल भी है। इसे तो बात करने का भी जरा विवेक नहीं है। मेरा कोहिनूर सा दमकदार बेटा कब तक इस कंकरी का साथ निभाता। पूर्व और पश्चिम के मार्ग की तरह दोनों विपरीत धाराओं में बहने वाले इस दाम्पत्य को कैसे एक स्थान पर बांधा जा सकता था। लेकिन अब जबकि पके हुए फल की तरह यह हमारे कुटुंब रूपी वृक्ष से गिरने ही वाली है, तो मुझे व्यर्थ ही विवाद का पत्थर मार बदनामी क्यों मोल लेनी चाहिए। मेरा चुप रहना ही श्रेयकर है। कहीं इसे अपने निष्कासन की भनक पड़ गई तो इसने पीहर न जाने की जिद कर लिया तो मेरे सामने कठिनाई आ जाएगी। विचारों की इन घाटियों में घूमता हुआ सेठ काफी दूर निकल आया, पर उसे यह भान तब हुआ जब बहू ने गाड़ी रोकने की बात कही। गाड़ी की गडार से थोड़ी दूर पर ही अधिक
कच्चे और थोड़े पक्के मकान गांव के रूप में अपना परिचय दे रहे थे। अंधेरे में उबड़-खाबड़ रास्ते में भटकने की अपेक्षा गांव में रुकने की बात सेठ को जच गई। गाड़ी गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव के बाहर ही गपशप करते लोगों से सेठ ने ग्रामवासियों का परिचय जानना चाहा। उन्हीं व्यक्तियों में से एक संभ्रात व्यक्ति शीलवती की ओर देखता हुआ बोला, समधी जी, ननिहाल की दही रोटी छोड़ बहू और किस घर जाएगी? हमें आपके आगमन की सूचना मिली होती तो आपको पूछताछ का इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। शीलवती को संबोधित करते हुए बोला, शीला, क्या ससुराल जाकर इतनी जल्दी ही हम सबको भूल गई? शीलवती का मामा ससम्मान श्रेष्ठी रत्नाकर को अपने घर ले आया। उसने बड़ा आतिथ्य किया और रात्रि विश्राम के लिए सुंदरतम व्यवस्था की। शादी के बाद शीला का यह ननिहाल में प्रथम और अकल्पित आगमन अत्यंत आह्लाददायक था। आंगन में पांव रखते ही हवा के साथ शीलवती की पायलों की मधुर ध्वनि पास पड़ोस में फैल गई। हम उम्र की अनेक सखियां तितलियों की तरह उसके इर्द गिर्द मटकाने लगी। चंद्रमा ने आकाश के मध्य में पहुंच जब उन सब की आंचल को चांदनी से भर दिया तो उन्हें पीहर, ससुराल और ननिहाल की नई पुरानी बातों का स्मरण करते करते समय का ख्याल आया। आखिरकार न चाहते हुए भी प्रातः शीलवती को जल्दी विदा करने का विचार कर वे सब अपने अपने घरों की ओर खिसकने लगी। सखियों के चले जाने के बाद शीला भी अपने बिछौने पर आ गई, पर इतने विलंब से सोने के कारण नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई। अजित सेन के विषय में विकल्पों की तेज हवा उसके मस्तिष्क को झकझोर रही थी। काश वह आज अजित सेन के साथ ननिहाल में होती, उसकी खुशियां सख्त गुणित हो जाती। इसी तरह की बातों का पट बुनते बुनते ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया। शीला के ननिहाल वालों का मधुर व्यवहार श्रेष्ठी रत्नाकर के मानस को तरंगित कर रहा था। इतने ऊंचे और शालीन खानदान में अंकुरित होने वाली पौध से क्या कभी रस और गंधहीन फूल के खिलने की कल्पना भी की जा सकती है? कैसा विपर्यास है प्रकृति में। अमृत का विज्ञापन और भीतर छलाछल बहता हुआ कालाकूट शहर। विचारों की इस अधेड़ बुन में खोया हुआ सेठ रात भर आराम से नहीं सो सका, पर शीला के ननिहाल वालों से उसने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की। प्रातः होते ही वह आगे को यात्रा पथ पर बढ़ चला।